नमस्कार दोस्तों। आज आप बात करेंगे कि जो क्रिश्चियंस होते हैं इनमें दो मेन धड़े हैं, एक है प्रोटेस्टेंट्स और एक है कैथोलिक्स। क्रिश्चियनिटी आप जानते हैं एडी से शुरू हुई और एडी मतलब एनो डोमिनी जॉर्जियन कैलेंडर का, और 300 जो 85वीं ईस्वी से इसका को फैलाना शुरू हुआ इटली से, और ये करीब 10-20 साल के अंदर यूरोप में पूरी छा गई और उन्होंने पुराने जितने भी धर्म उनको ख़त्म कर दिया। और ये जो पोप हुआ करते थे, ये वेटिकन में जो रहते हैं, ये बड़े स्ट्रांग हुआ करते थे। और रेनेसांस से पहले यूरोप में आम क्रिश्चियन को ये नहीं पता था कि ये पोप होता क्या है। उनको ये लगता है कि जो पोप है वो ऊपर से कहीं से आता है, वो आम ह्यूमन नहीं है, आम आदमी नहीं है, वो कहीं ऊपर से आता है, कोई देवता है, देवता पुरुष है। तो ये बात चलती रही और तब तक इसको कैथोलिक, क्रिश्चियन में कैथोलिक मानते थे, तो ये जो वेटिकन सिटी है इसको कैथोलिक चर्च कहते हैं। अब ये जो पोप थे इनका बड़ा अधिकार हुआ करता था। जितने भी कंट्रीज थी यूरोप के अंदर, ये यूरोप की कंट्रीज के अंदर जो राजा महाराजा जो भी होते थे, अगर इन्होंने किसी से शादी करनी है तो इनसे परमिशन मांगनी पड़ती थी। कहीं किसी से लड़ाई करनी है तो परमिशन मांगनी पड़ती थी। कोई भी छोटा मोटा अगर कदम उठाना पड़ता था अपने देश की प्रगति के लिए या किसी चीज़ के लिए, पहले पोप से पूछना पड़ता था। और आप जानते हैं जैसे आप कि भाई जैसे हिंदुस्तान में होता है कि भी कोई भी चीज़ अगर पूछने जाना है पंडित जी, तो पंडित जी को पैसे देने पड़ते हैं। पंडित जी को शादी से पहले पूछना पड़ता है, पंडित जी ये मंगलीक तो नहीं है, अगर मंगलीक है तो बताओ कितना रुपए में मंगलीक ख़त्म होगा। तो फिर पंडित जी उस चीज़ का पैसे ले लेते और सब कुछ ठीक होता है। तो पोप भी ऐसे करा करता था। पोप ज़्यादा कहते हैं कि पैसे का और सत्ता का भूखा और लोभी हुआ करता था। आज की सिचुएशन जो भी है उस पर कमेंट नहीं करते, फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो रेस है वो तो वही है। तो क्या होता था कि कोई भी अगर राजा बना है उसको पैसे देने पड़ते थे, राजा ने शादी किया उसको पैसे देने पड़ते थे। इस तरीके से 1500 ईस्वी 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी के अंदर किंग हेनरी दी एट्थ जब इंग्लैंड में राजा बने, तो वो राजा इसलिए बने कि उनके बड़े ब्रदर की डेथ हो गई। बड़े ब्रदर की डेथ हो गई तो उनकी जो वाइफ थी उनसे उन्होंने शादी कर ली। उनसे शादी करते वो किंग हो गए। तो सत्ता की वजह से उन्होंने अपनी भाभी से शादी की। अब जानते हैं इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है, जो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया गया लेकिन सत्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया, ऐसा रिलेशन लंबा चलेगा नहीं। तो वो लंबा चला भी नहीं। तो अब उनकी मोहब्बत होगी किसी से, तो उन्होंने कहा कि अब इससे शादी करनी है। अब बिना पोप की परमिशन के शादी नहीं हो सकती थी। तो उन्होंने पोप को एप्लीकेशन लिखी कि भाई देखिए मैंने इससे लड़की से शादी करनी है, प्लीज़ मेरे को शादी कर लेना। तो पोप ने कहा नहीं भैया ऐसी गलत बात है, तुम शादी नहीं कर सकते। वो जो उनकी वाइफ थी फर्स्ट, उसका भी बड़ी स्ट्रांग थी, क्योंकि वो भी पहले क्वीन रह चुकी थी, तो पोप से उसका भी रिलेशनशिप थे, बातचीत थी। तो वो पोप नहीं चाहता था कि भाई ये अपनी पहली वाइफ को छोड़ के दूसरी से शादी करे। तो पोप ने कहा नहीं भाई तुम शादी नहीं कर सकते। अब उसने दोबारा उसको कहा नहीं भाई मैंने तो शादी करनी है। अब पोप था ही लालची, तो उसने कहा कि भाई हाँ भाई इतने पैसे दे दे तो मैं तेरे को शादी करने दूँगा। अब वो पैसे इतने ज़्यादा थे कि किंग हेनरी दी एट्थ ने उनको लेटर लिखी कि भाई इतने पैसे अगर देने हैं तो इतने में तो एक नया कैथेड्रल खड़ा कर लूँगा। कैथेड्रल का मतलब होता है चर्च ऑफ ऑल चर्चेस। तो किंग हेनरी दी एट्थ ने फिर इंग्लिश चर्च या रॉयल कैथेड्रल खड़ा किया। वो इसी वजह से क्योंकि अब वो अपनी जो दूसरी मैरिज है उसको लीगलाइज करना चाहते थे। तो उन्होंने नया बिशप, नया पोप अपनी तरफ से पैदा कर दिया इंग्लिश चर्च में। और ये इंग्लिश चर्च रॉयल कैथेड्रल जो है ये प्रोटेस्टेंट चर्च होगी। इस चर्च को फॉलो करने वाले प्रोटेस्टेंट कहलाए कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट जो वेटिकन में। तो ये जो किंग हेनरी जो एट्थ है, वहाँ से मेन जो आधारशिला रखी गई प्रोटेस्टेंट के। लोग तो पहले ही प्रोटेस्ट करते थे, बट ये एक राजा ने प्रोटेस्ट की तो उसकी आप समझ सकते हैं उसका असर ज़्यादा होता है।
ये बड़ा बारबेरिक राजा रहा है किंग हेनरी दी एट। इसने 1 या 2 शादियाँ नहीं की, 6 शादियाँ की थी। और इसके बारे में एक पोएम भी है, मैं अगर याद है मेरे को, किंग हेनरी दी एट 6 वाइफ्स ही वेडेड, 1 डाइड 1 सर्वाइव, 2 डाइवोर्स 2 बिहेडेड। 2 का उसने कत्ल कर दिया, कत्ल नहीं कर दिया वो तो गला काट दिया उसे, स्ले हिम, कट द थ्रोट। उसको काट के उसने मेन चौक पे, जो लंदन की मेन चौक है, उसके ऊपर डंडा डाल के ऊपर उसका स्केल खड़ा करके दिखाया कि जो लोग मेरे अगेंस्ट बोलेंगे उनके साथ में क्या करने वाला, या मेरे अगेंस्ट बात करते हैं या मेरे अप्रिय हो जाते हैं तो कैसे उनके साथ क्या होता है। तो इतना बारबेरिक किंग हुआ करता था। और एक यही बारबेरिक नहीं था, यूरोप में जितने भी राजा हुए बारबेरिक हुए। वो राजा बने इसलिए कि बारबेरिक ज़्यादा थे। एनीवे, अब इसके आगे चलते हैं। जब किंग हेनरी दी एट्थ की डेथ हुई तो आप समझ सकते हैं कि अब प्रोटेस्टेंट्स का जो प्रोटेक्ट करने वाला आदमी तो वो चला गया। अब प्रोटेस्टेंट कम थे, उनको प्रोटेक्ट करने वाला आदमी चला गया, तो अब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स में झगड़ा हुआ। और उस समय पर नया नया खोज अमेरिका की हुई थी, तो ये जितने भी प्रोटेस्टेंट थे उसमें अधिकतर जो है अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद इनके पास कोई इंडस्ट्री तो थी नहीं, वहाँ पर ये खेती बाड़ी किया करते थे, कॉफ़ी, चाय, मक्का ये उगाया करते थे, गेहूँ भी। अब उसको फिनिश प्रोडक्ट देने के लिए ट्रेडिंग ज़रूर चलती थी इंग्लैंड से। तो पहले तो स्पेनियों का राज या पोर्चुगीज़ का राज था अमेरिका पे, उसके बाद इंग्लैंड ने राज कर लिया उधर। तो वो उधर सामान बेचते थे, वो फिनिश प्रोडक्ट होकर वापस अमेरिका आया करता था। लेकिन जो इंग्लिश जो कैथोलिक्स थे उनका तो झगड़ा था ही प्रोटेस्टेंट से, तो इसलिए वो उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगाते थे। और धीरे धीरे टैक्स बढ़ते बढ़ते इतना टैक्स हो गया कि 1774 ईस्वी के अंदर बोस्टन के अंदर जब जहाज में जो व्यापारी था उसने चाय के कार्टून रखने चाहे, तो उसके ऊपर टैक्स इतना लग गया कि चाय की कॉस्ट से ज़्यादा था। इस गुस्से में आकर उस व्यापारी ने वो जो कार्टून थे अपने समुंदर के अंदर फेंक दिए। तो इस जो वाकया को हिस्ट्री में कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। और इस बोस्टन टी पार्टी से जो इंग्लैंड और जो कैथोलिक्स के अगेंस्ट जो हेट्रेड थी इतनी बढ़ गई, वो फान इतना ज़्यादा हो गया कि लड़ाई शुरू हो गई। और ये लड़ाई 2 साल चलती रही। और जॉर्ज वाशिंगटन के ने इस लड़ाई को लीड किया और 1776 4 जुलाई को फिलाडेल्फिया कैपिटल बनी अमेरिका की। और जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो इसके प्रेसिडेंट बने और उन्होंने अमेरिका को आज़ाद घोषित कर लिया। और ये जो प्रोटेस्टेंट है और एक कैथोलिक जो है वो इंग्लिश हो गए, और प्रोटेस्टेंट जो हो गए ये अमेरिकन हैं। अभी भी अमेरिकन्स और जो इंग्लिश है इन दोनों के अंदर काफ़ी झगड़ा है, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के नहीं मिलते। अब इसके बारे में आपको समझाने के लिए क्लियर कर देता हूँ तो आपको फिर अच्छी तरह समझ में आएगा। आप जानते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में इंग्लैंड का वर्चस्व रहा, और इस तरह इसलिए जो हम जो अंग्रेज़ी भी बोलते हैं वो इंग्लिश, जो इंग्लैंड वाली है वो इंग्लिश बोलते हैं। तो इसमें ग्रामर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी तो ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, अब नए बच्चों की तो बिल्कुल ही ख़राब हो गई है, क्योंकि नए बच्चों की जो अब इंग्लिश है वो अमेरिकन इंग्लिश हो गई। अब वो वाई और यू की जगह यू लिखेंगे, और वैन की जगह में वो भी WN ऐसे लिख देते हैं। वाई की जगह WHY की जगह सिर्फ वाई लिख देंगे। LOV लव की जगह LUV। लव मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लव बहुत लिखते हैं आजकल के बच्चे जो छोटे होते हैं, तो वो व्हाट्सएप के ऊपर ऐसे ही छोटे छोटे अंग्रेजी। तो ये इस टाइप की जो अंग्रेजी अमेरिका में चलती है, फुल स्टॉप लगाओ ना लगाओ, कॉमा कहाँ लगता है, अपॉस्ट्रॉफी एस लगता है नहीं लगता, इन्वर्टेड कॉमा शुरू कहाँ होता है ख़त्म कहाँ होता है, फुल स्टॉप लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम छोटे होते थे तो एक फुल स्टॉप एक कॉमा की बड़ी वैल्यू होती थी, जरा कॉमा गया और पूरी लाइन साफ।
जो टीचर होता था वो बिल्कुल हमारे को नंबर 0 दे दिया करता था। अब फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो इंग्लिश का फर्क है, जैसे प्रोटेस्टेंट आए उन्होंने सबसे पहले इंग्लिश का सत्यानाश किया। पंजाबियों ने इतना अंग्रेजी का सत्यानाश नहीं किया जितना अंग्रेजों ने खुद अपनी अंग्रेजी का सत्यानाश किया। तो पहली जो डिफरेंस है दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश। और भी है, जैसे फेवर, FAVOUR लिखेंगे तो वो यू नहीं लिखेंगे, FAVOR लिखेंगे अमेरिकन। इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हम S लिखते हैं तो अमेरिकन Z लिखते हैं। तो इस टाइप से बड़ी चीज़ें हैं, सब में जाने का फ़ायदा नहीं है। मीन्स क्या है कि मोटी बात कि वो ग्रामर को बहुत यूज़ करते हैं जो इंग्लिश है। डिसिप्लिन लोग हैं, वो बिल्कुल इनडिसिप्लिन लोग हैं। समझ आनी चाहिए बात भी, भाषा इसलिए होती है। चलो बात करें, अब कपड़ों पे आ जाते हैं। पहनावा जो है वो कैथोलिक्स का, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में वो 3 पीस सूट बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको जेंटलमैन लगना है तो एक टाई पहनोगे आप, कोट होगा, पैंट होगी और उसकी क्रीज बड़ी इम्पोर्टेंट है। अब आप अमेरिकन के पहनावे की तरफ चले जाते हैं, जो प्रोटेस्टेंट्स का है तो वो आप जानते हैं ऊपर विंड शीटर पहनेंगे, नीचे फटी हुई जीन पहन लेंगे, तो कपड़े हो गए। पहनावे में फ़र्क है। अब इसके बाद जो फ़र्क है वो खाने में बड़ा फ़र्क है। भोजन में फ़र्क देखें तो जो इंग्लिश लोग हैं तो वो कपड़े, अपने कपड़े के ऊपर पहले एक रुमाल सा डालेंगे, फिर एक वो छुरी और एक कांटा है उससे खाएंगे। और जो अमेरिकन होगा वो एक वो बर्गर सा ले आएगा, एक वो पेप्सी ले आएगा और ऐसे जैसे जंगली की तरह खाते हैं, हम यहाँ कहते हैं जंगली की तरह खा रहा है, उस तरीके से खाते हैं। तो लैंग्वेज में फ़र्क है, कपड़े पहनने में फ़र्क है, भोजन में फ़र्क है, खेल में भी फ़र्क है। तो जो अमेरिका की जो खेल जो माना जाता है, जो उनका नेशनल गेम है वो है बेसबॉल। तो उसमें वो बल्ला लेके ऐसे खड़ा होता है और ऐसे मारता है। लेकिन जो इंग्लैंड की जो नेशनल गेम है वो है क्रिकेट। तो उसमें भी वो बल्ला है, जो बेसबॉल है उसमें भी बल्ला है, लेकिन उस बल्ले को प्रयोग करने में और दूसरे बल्ले को प्रयोग करने में बड़ा फ़र्क है। तो क्रिकेट को कहते हैं जेंटलमैन्स गेम। तो वो बिल्कुल जो कपड़े भी पहन के आएंगे वाइट, और वाइट कपड़े की क्रीज बड़ी ढंग की होगी, और वो खेलेगा भी तो बड़े अंदाज से खेलेगा। बेसबॉल में कोई अंदाज नहीं है, ऐसे बस मार देगा जहाँ मर्जी बॉल जाए जिधर जाती है। इसमें बड़ा कि बॉल नीचे ज़मीन से लग के जानी चाहिए, उठनी नहीं चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो देखिए इनके अब क्या कलरफुल हो गए हैं कपड़े क्रिकेटर्स के, लेकिन जो उनकी जो गेम थी जब तक T20 वगैरह नहीं आया था तब तक वो जेंटलमैन गेम थी। तो खेल में फ़र्क है, खाने में फ़र्क है, लैंग्वेज में फ़र्क है, कपड़ों में फ़र्क है, म्यूज़िक में भी फ़र्क है। अमेरिका है तो अमेरिका के बाद पॉप म्यूज़िक आ गया, मेटल म्यूज़िक है, पता है अलग अलग तरीके के म्यूज़िक हैं जो आपको सुने नहीं जाएंगे। वो बड़े, हम तो कहते हैं बेहूदे, लेकिन उनका अपना जो इंग्लैंड का बड़ा ट्रेडिशनल म्यूज़िक है। तो इंग्लैंड की बात करें कैथोलिक्स की और प्रोटेस्टेंट की बात करें अमेरिकन की, टोटल डिफरेंस है, टोटल कंप्लीट डिफरेंस। काम करने के समय के बारे में बात करेंगे तो जो इंग्लैंड होगा, इंग्लैंड का आदमी होगा तो वो, या इंग्लैंड में होगा तो वो अगर सुबह 10 बजे ऑफिस है, 10 बजे, 2 बजे लंच है तो 2 बजे लंच, 2:30 बजे लंच खत्म तो लंच खत्म, काम पे आना तो उस समय काम पे आपको मिलेगा। तो टाइम के भी बड़े पाबंद आदमी है। अमेरिका में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, जब भी मर्जी काम करेंगे। फिर लास्ट चीज़ हो रहा है, जैसे उनके फैमिली कल्चर है। अमेरिका में फैमिली कल्चर नहीं है, इंग्लैंड में फैमिली कल्चर है। तो ये कैथोलिक्स हैं और ये प्रोटेस्टेंट्स हैं कि दोनों के लाइफस्टाइल में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन एक बड़ी ख़ास बात है, वो ये है कि बिल्कुल एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन अगर इन्होंने इराक पे हमला करना है तो इकट्ठे, किसी भी मुस्लिम कंट्री पे हमला करना है तो बिल्कुल इकट्ठे, अगर हिंदुस्तान को धमकाना हो तो भी दोनों इकट्ठे धमकाते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। तो चाहे ये प्रोटेस्टेंट जो हो जाए, चाहे ये कैथोलिक हो जाए, या जो भी हो जाए, किसी और को पसंद नहीं करते। तो हम जो हिंदू हैं वो चाहे उसमें जितने भी लोग हैं वो सारे अलग अलग, सब अलग अलग तरीके की बात करते हैं। अब ये जो मेन जो मैं चीज़ आपको समझाना चाहता था वो यही था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट्स मेनली दे आर फ्रॉम अमेरिका
they are from, and the Catholics are mainly from England, but they're together if they want to capture something. और दोनों के दोनों जो है पैसे, जमीन, धन, जमीन और अपनी क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए बुक है। यही मेन बात। धन्यवाद आलम, धन्यवाद।